नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तुर्की और सीरिया में अब से 15 दिन पहले आए भूकंप के बाद एक बार फिर सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। फिलहाल जानमाल के नुकसान को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस भूकंप ने एक बार फिर तुर्की में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। वहीं भूकंप के केंद्र का अभी पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कल सोमवार को ही दूसरी बार भूकंप प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव कार्य का दौरा कर तुर्की में मलबे से लोगों को जीवित निकाले जाने के अभियान को समाप्त करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि अब भूकंप के करीब 15 दिन हो चुके हैं, ऐसे में अब मलबे में किसी के भी जीवित रहने की संभावनाएं नहीं रह गई हैं, इसलिए राहत और बचाव कार्य को जल्द समाप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते 6 फरवरी को तुर्की में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें तुर्की और सीरिया में अब तक 45,000 से अधिक लोगों के मौत होने की पुष्टि की जा चुकी है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की गई है। यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी ओपीसी की घोषणा की है। लेकिन इस बीच खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे इस पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने वाले राज्यों को झटका लगेगा। दरअसल वित्त मंत्री ने सोमवार को नई पेंशन योजना के लिए अलग रखे गए पैसे को राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना के लिए देने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से यह फैसला लेता है कि एनपीसी का फंड केंद्र से लिया जा सकता है तो यह उपलब्ध नहीं होगा। सीतारमण ने सोमवार को एक होटल में की गई बजट पर चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इकट्ठा किया गया पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, सही समय आने पर ही यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं पर एफएम ने कहा कि जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी होती है तो ऐसी योजनाएं चलाते हैं। अपने बजट में उनके लिए प्रावधान करें। यदि आपके राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, आप बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए ऋण ले रहे हैं, तब यह सही नहीं है। यह पैसा कौन देगा? ऐसी योजनाएं लाने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों से धन जुटाना चाहिए और करों से कमाई करनी चाहिए। मुफ्त की योजनाओं के लिए राज्य अपना बोझ किसी और पर डाल रहे हैं, यह गलत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत से पहले जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह दरारें देखने को मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केदारनाथ मंदिर समिति के श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीखों की घोषणा के साथ जोशीमठ से मारवाड़ी के बीच कई जगहों पर ऐसी दरारें देखी गई हैं। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जांच की एक टीम को मौके पर भेजा गया है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 जगहों पर ऐसी दरारें पाई गई हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को 4 धाम यात्रा की घोषणा की है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। अब ऐसे में हाईवे की दरारें यात्रियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस इलाके में दरारों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं इस सारे मामले को लेकर चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि बद्रीनाथ हाईवे पर जेपी से मारवाड़ी तक सड़क में दरारें आ गई हैं। सीमा सड़क संगठनों को दरारों का परीक्षण करने और सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम खुराना के मुताबिक जोशीमठ के लोगों ने कुछ घरों में दरारें आने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में तैनात इंजीनियरों की एक टीम घरों में दरारों का परीक्षण करने के लिए भेजी गई है ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे सिस्टम को तानाशाही में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन, आवाज उठाना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। उसकी कवरेज करना मीडिया और पत्रकारों का दायित्व है। लेकिन मीडिया के लोग जब आज विधान भवन पर हो रहे विपक्ष के प्रदर्शन को कवरेज कर अपना दायित्व पूरा कर रहे थे, इस दौरान मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट और अभद्रता की गई, जो कि निंदनीय है। सपा प्रमुख ने मीडिया कर्मियों को लेकर कहा कि इस दौरान मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े गए और उन्हें लात घूंसे तक मारे गए। क्या भाजपा का लोकतंत्र यही है? उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को नहीं मानती है, वह जनता व मीडिया के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। भाजपा सरकार अपनी खुद की कमियां देखना और सुनना नहीं चाहती। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बाहरी राज्य का बताते हुए आगे कहा कि मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, वे उत्तर प्रदेश की जनता का दुख और दर्द नहीं समझते।
दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के पानी के बिल में 20 करोड़ रुपए का घोटाला करने का मामला सामने आया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने कार्रवाई करते हुए जल बोर्ड के संयुक्त निदेशक नरेश सिंह से पूछताछ की थी। इसके अलावा मामले में ACB ने राजेंद्रन नायर, गोपी कुमार केडिया और अभिलाष वासु कुट्टन पिल्लई को भी गिरफ्तार किया था। दरअसल इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ACB चीफ मधुर वर्मा ने कुछ दिनों पहले बताया था कि पानी के बिल का भुगतान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के सभी ऑफिसों में कंपनियों को बिल वसूलने का ठेका दिया गया था। इसके तहत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कॉरपोरेशन बैंक को अलग अलग जल बोर्ड के कार्यालयों में ऑटोमेटिक बिल भुगतान करने के लिए मशीन लगाने का काम सौंपा था, जिसके जरिए उपभोक्ता कैश और चेक देकर बिल भुगतान करते थे। इसके बाद कॉरपोरेशन बैंक ने आगे यह कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश पे IT सॉल्यूशन को दे दिया था, जिसने आगे उसे RM पेमेंट्स कंपनी को दे दिया। नियम कानून को ताक पर रखकर हर साल बिल वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं कंपनियों को दिया जाता रहा। इन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक ही था, लेकिन RM पेमेंट्स ने अवैध तरीके से मार्च 2020 तक बिल वसूलने का काम किया। जल बोर्ड की शुरुआती जांच में फंड में करोड़ों की हेराफेरी का पता चलने पर ACB में शिकायत दर्ज की गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट की अवमानना मामले में जमानत मिल गई है। इमरान सोमवार को स्वयं कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं। वहीं कुछ देर सुनवाई के बाद लाहौर की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। आपको बता दें कि इससे पहले मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जिससे उनके जेल जाने का खतरा बढ़ गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल प्रतिबंधित वित्त पोषण मामले में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया था। पिछले साल अक्टूबर में पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत एक मामला शुरू किया था और मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के तहत सेंट जॉर्ज पार्क में सोमवार को खेले गए अहम मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड की टीम को डकवर्थ लुईस नियम से 5 रनों से हराकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है और यह लगातार तीसरा मौका है जब भारत ने मेगा इवेंट के अंतिम 4 में जगह बनाई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।